हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपने चैनल पर 10th क्लास के मैथमेटिक्स की तैयारी। तो जहां पर हम बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे और आगे जो भी लेवल बढ़ता जाएगा एग्जाम लेवल तक हम तैयारी पूरी करेंगे। तो जो क्लास 10th में आने वाले हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे कि आपका मैथमेटिक्स की तैयारी पूरी हो सके और सही से बेसिक लेवल से शुरुआत हो सके, जहाँ पर हम आगे आपका लेवल बढ़ाते चलेंगे, जिससे कि आपको आने वाले एग्जामों में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आज का हमारा पहला वीडियो है ये, और पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं वास्तविक संख्याएं। कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो जैसे कि हमारे पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, संख्याओं के बारे में, तो संख्याओं से शुरू करते हैं। संख्याएं यानी कि नंबर्स। कितने प्रकार की होती हैं? ये दो प्रकार की होती हैं। एक वास्तविक संख्याएं और एक होती हैं काल्पनिक। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स, और काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, हम इनमें इनके बारे में पढ़ेंगे आज। जैसे कि काल्पनिक संख्याएं, हम इसके आगे वाली क्लास यानी कि 10th से जो आने वाली क्लास है 11th से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दूंगा। लेकिन हम आज जो हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं? अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे कि -4, -2, 0, 1, 3/2, 5/8, 5/3, या फिर हम -5/2 लेते हैं, और हम यहाँ पर लेते हैं √3, √5, पाई, 2.5, और या फिर 2.66, या फिर 4.888 डॉट डॉट डॉट, या फिर 5.03058 डॉट 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 आगे तक। ये सभी नंबर्स जो हमें ये वास्तविक संख्याओं में आते, ये सभी नंबर वास्तविक संख्याओं में आते हैं। अब बात चलती है वास्तविक संख्याएं आगे। आगे वास्तविक संख्याओं के भी प्रकार होते होंगे, या फिर वो आगे भी टूटती होंगी। तो वास्तविक संख्याएं जो हमारी वास्तविक संख्या आगे टूटेंगी दो नंबरों में, एक परमेय और एक अपरमेय। एक होते हैं परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं, और एक होती हैं अपरमेय संख्याएं। परमेय संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं, परमेय संख्या को हम कहेंगे रेशनल नंबर्स, और अपरमेय संख्या को कहेंगे इरेशनल नंबर्स। परमेय संख्या को कहेंगे हम रेशनल नंबर्स, और अपरमेय संख्या को कहेंगे इरेशनल नंबर्स। अब परमेय संख्या कौन सी होती हैं और अपरमेय संख्या कौन सी होती है, इसके बारे में जानते हैं पहले। तो मैं परमेय संख्या के बारे में बताना चाहूंगा। परमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में लिखेंगे, वो सभी संख्याएं परमेय संख्या होती हैं। तो लिखेंगे यहां पर जिन संख्याओं को को P/Q के रूप में
लिखा जा सकता है वे सभी संख्याएं परमीय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? वे सभी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते वे अपरिमेय संख्या होती हैं। जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन एक और कंडीशन होती है, जैसे कि हमारा जो इसमें P अपॉन Q में Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। हमारा Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या है। अब इन जैसे हमने जो नंबर्स आपको दिए थे स्टार्टिंग में वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया था, तो हम इन नंबर्स में छांटते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं के बारे में देखेंगे और फिर हम देखेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो इन नंबर्स में से हम पहले परिमेय संख्या छांटते हैं। तो एग्जांपल लिखेंगे। पहला है हमारा -5/2, ये किस में आएगा? परिमेय संख्या में। दूसरा है 4 -4 -2, ये भी परिमेय। फिर 0, फिर 1, फिर 3/2, फिर 5/3 और फिर है √3। √3 किस में आएगा? ये आएगा हमारे अपरिमेय संख्या में। इसके अलावा है √5, इसके अलावा है पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या में आता है। अब पाई अपरिमेय संख्या में क्यों आता है, तो मैं आगे आपको इसके बारे में जानकारी देता हूं। पहले हम देखेंगे इसके अलावा नंबर हमारा 2.5। अब 2.5 किस में आएगा? तो 2.5 आएगा हमारे परिमेय संख्या में। फिर इसके अलावा है 2.66, यानी कि जैसे हमारा ये नंबर है 2, इसके बाद 2.66, ये भी हमारा परिमेय संख्या में आता है। अब इसके अलावा एक नए वो बनता है कि ये 4.888 जो लिखा हुआ है ये परिमेय होगा या अपरिमेय होगा या परिमेय होगा। अब हम इसमें देखेंगे। तो ये जो नंबर होता है, अगर कोई भी ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद यानी कि दशमलव के बाद कोई एक पैटर्न रिपीट कर रहा है, जैसे 0.88 है या 0.030303030303 ऐसे रहे, या फिर 335555 या 88 या कोई भी पॉइंट के बाद कोई भी नंबर आप रिपीट होता रहे बार बार, तो वो सभी नंबर्स आते हैं परिमेय संख्या में। 4.888। अब ये बार बार रिपीट कर रहा है तो हम बार बार ना लिखकर 8 लिखकर ऊपर बार लगा देंगे, तो ये इसका मतलब भी हो गया 4.8888। ये सभी किस में आएंगे? परिमेय संख्या में। अब आता है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में अब एक और नंबर हमारा बचा। अब नंबर है 5.03058 ... इस प्रकार से। अब ये नंबर परिमेय में जाएगा या अपरिमेय में? ये आगे भी लगातार जारी है, यानी कि ये कभी खत्म नहीं हुआ है अभी तक और ना आगे खत्म होगा। तो ये नंबर किस में जाएगा? ये नंबर जाएगा अपरिमेय संख्या में। अब ये नंबर क्यों अपरिमेय जाएगा? ऐसे तो ये खत्म, ये भी नहीं हुआ था, लेकिन ये हमने परिमेय में रखा है। तो अपरिमेय में इसे क्यों रखेंगे? क्योंकि इसका पैटर्न बन रहा था यहाँ पर कि पॉइंट के बाद 88 रिपीट हो रहे थे, लेकिन इसका कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है। पॉइंट के बाद 03 है, उसके बाद 05 है, फिर 8 है, ऐसे आगे कोई नंबर 7 होगा या 3 होगा या 2 होगा, कोई भी नंबर होगा, लेकिन ये रिपीट होता जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है इसमें कोई भी नंबर, और ये सब सेम अलग अलग नंबर बनते जा रहा है। तो ये अपरिमेय में जाएगा। अभी इससे पहले पाई की बात हुई थी। पाई भी हम अपरिमेय में इसी वजह से रखते हैं क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब 22/7 को अगर उसे सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स होती है 22/7, और लेकिन अगर हम उसे सॉल्व करने जाएंगे तो वो किस में जाएगा? वो नंबर
कोई पैटर्न भी नहीं बनेगा और आगे नंबर चलता जाता है कंटिन्यूअसली। इसे हम इसमें रखेंगे अपर में नंबर में रखेंगे। तो ये होती है परमेय संख्या और ये होती है अपरमेय संख्या। यहाँ तक मैंने जो आपको लिखा दिया, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, यहाँ तक मैंने लिखा दिया, आप इसे एक बार नोट कर लें और पॉज करके। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। इसे मिटा देता हूँ जिससे कि हम आगे शुरू कर सकें। अभी हमने पढ़ी परमेय संख्याएं, और अपरमेय संख्याएं। अब हम आगे पढ़ेंगे परमेय संख्या। अब परमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो परमेय संख्या कितनी होती है? परमेय संख्या होती है, एक होती है पूर्णांक, इसके बाद अगली होती है पूर्ण संख्याएं, और इसके बाद अगली होती है प्राकृतिक। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, पूर्ण यानी कि होल, प्राकृतिक यानी नेचुरल। पूर्णांक कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक सभी ऋणात्मक, जीरो और धनात्मक सभी संख्याओं को मिलाकर बनते हैं पूर्णांक। जैसे -3, आगे भी हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और आगे इसी तरह। इस सभी माइनस की यानी कि ऋणात्मक संख्याएं प्लस जीरो और सभी धनात्मक संख्याएं, ये सभी मिलाकर बनाते हैं पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स। अब आते हैं होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? जो जीरो से शुरू होती हैं, जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाए। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 आगे। ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब इसके अलावा आती हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? सभी संख्याएं जो एक से शुरू होकर और अनंत तक जाए। आगे भी इस प्रकार। तो ये परमेय संख्या में ये आते हैं इंटीजर्स यानी कि धनात्मक, सभी ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो सभी संख्या मिलाकर पूर्णांक बनाते हैं। फिर पूर्ण संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाए वो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। और प्राकृतिक जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाए उन्हें सब क्या कहेंगे हम? प्राकृतिक संख्याएं। अब मैं यहाँ से आप यहाँ तक इसे नोट कर लीजिए। मैं इसके अलावा आपको प्राकृतिक संख्याओं के आगे प्राकृतिक संख्याएं कितने कौन सी होती है हम वो लिखेंगे। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? पहले हम लिखेंगे सम संख्याएं,
यानी कि इवन नंबर। फिर हम लिखेंगे विषम संख्याएं, यानी कि ऑड नंबर। फिर हम लिखेंगे भाज्य संख्याएं, यानी कि कंपोजिट नंबर। फिर हम लिखेंगे, चौथी लिखेंगे अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर। तो सम संख्याओं से शुरू करते हैं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वो सभी सम संख्या होती हैं। तो यहां पर लिखेंगे जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वे सभी सम संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 ... आगे जैसे 2, 4, 6, 8 ये सभी संख्याएं 2, 4, 6, 8 ये सभी संख्या कैसे 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं, तो ये सभी संख्या क्या होंगी? सम संख्याएं। अब आते हैं विषम संख्याओं पर। विषम संख्या क्या होती है? जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएंगी। एग्जाम्पल, अब विषम संख्या कौन सी? जो 2 से ना विभाजित ना हो, यानी कि 2 से कटे ना। 1, 3, 5, 7 ... ये सभी संख्या क्या कहलाएंगे? विषम संख्याएं, क्योंकि ये इनमें से कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब आते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्याएं, और इसके अलावा है अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। पहले हम अभाज्य संख्या देखते हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे नंबर, अभाज्य संख्या होती है वे ऐसे नंबर जो या तो 1 से विभाजित हो या फिर स्वयं से विभाजित हो। इनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो स्वयं होता है और एक होता है इनके। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जो संख्याएं या तो 1 से विभाजित हो या स्वयं से। जो संख्या या तो 1 से विभाजित हो या स्वयं से, वो सभी संख्याएं कहलाएंगी अभाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? तो इनका पहला नंबर तो यही होता है कि जो संख्याएं 1 से और स्वयं से विभाजित हो, एक से और स्वयं से विभाजित हो। और नंबर 2, 1 या स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से विभाजित हो, यानी कि किसी अन्य नंबर से भी
यानी कि संख्या से भी विभाजित हो। तो पहले अभाज्य संख्या देखते हैं कौन सी होती है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद 7, फिर इसके बाद आएगा 11। अब हम इसमें 9 नहीं लिया है क्योंकि 9 एक तो 3 से भी विभाजित हो जाता है और स्वयं से भी और 1 से भी, यानी कि उसके 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर होते हैं। और अब जो भाज्य संख्या वो कौन सी होंगी? तो पहली भाज्य संख्या, और सबसे पहली भाज्य संख्या लिखेंगे। यदि आप लोग पहली भाज्य संख्या को 2 समझ रहे हैं तो यार तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अगर हम 2 अभाज्य संख्या 2 को देखेंगे तो सम संख्या तो है लेकिन भाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 या तो स्वयं से विभाजित होती है या 1 से विभाजित होती है। इसके 2 ही फैक्टर हैं, इसके अलावा इनका कोई तीसरा फैक्टर नहीं होता है। इस वजह से इसे भाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। और 3 तो अभाज्य संख्या होती है क्योंकि वो भी या तो 1 से या स्वयं से विभाजित होती है। सबसे पहली भाज्य संख्या होती है 4। इसके अलावा अगली संख्या होती है 6, फिर 8। अब आपको ये जो पैटर्न देख के लग रहा होगा ये तो सम संख्याओं में ही पढ़ा था हमने, 4, 6, 8, ये भी 4, 6, 8 आ रही है। लेकिन नहीं, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे यहाँ पर हम 8 के बाद आएगा 9, फिर आएगा 10, फिर आएगा 12, डॉट डॉट आगे बढ़ती जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसके 8 के बाद जो 9 है वो भी तो 3 से, 1 से और 9 यानी कि स्वयं से विभाजित हो रहा है। इस वजह से जिसके फैक्टर 1 या स्वयं के अलावा कोई तीसरा अन्य भी है वो भाज्य संख्याओं की कैटेगरी में जाएगा। और भाज्य संख्या जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, या तो 1 है या फिर स्वयं खुद है, तो वो क्या जाएगा? वो अभाज्य संख्याओं की कैटेगरी में जाएगा। इसके अलावा एक नंबर और होता है सह अभाज्य संख्याएं। मैं उनके बारे में भी बताता हूँ आपको। आप इसे वीडियो को पॉज कर आप ये जो मैंने आपको नोट कराया है आप इसे नोट कर लीजिएगा, जो आपके भविष्य में भी काम दें और आप उनको याद भी रख सकें। तो मैंने मिटा के आगे बताता हूँ। अभी जैसे बताया एक संख्या और होती है, उसे कहते हैं हम सह अभाज्य संख्या, 5वीं। यानी कि इंग्लिश में हम कहेंगे इसको को प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं, क्या ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनके अभाज्य उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 1 होना चाहिए। ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनके उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कितना हो? 1 हो, तो वो क्या कहलाएंगे? सहअभाज्य संख्याएं। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड यानी कि आप इसे मान सकते हो HCF, वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 1 हो। उभयनिष्ठ या फिर वे संख्याएं
जिनका मासा या HCF कितना हो, 1 हो। वे सभी संख्या जिनका मासा या HCF बराबर है कितना हो, 1 हो, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं। जैसे कि 8,15 ले लिया। अब इनके गुणनखंड करने हैं हमें, यानी कि इनके गुणनखंड नहीं, अभाज्य गुणनखंड। अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 4,2 भी हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसका हम एक और ले लेते हैं, 1। अब 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई इनमें फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, और 1 का मल्टीप्लाई सभी संख्याओं के साथ होता ही है। 15 का लेंगे हम, तो 15 के कितने होंगे अभाज्य गुणनखंड, होंगे 3 गुणे 5 गुणे 1, 3 इंटू 5 इंटू 1। अब 1 हमने इस वजह से ले लिया क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन नहीं होता, उनमें एक कॉमन होता ही है। अब इन दोनों संख्याओं में कोई संख्या कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, यानी कि इनका HCF कितना है, 1 है, या उभयनिष्ठ गुणनखंड कहेंगे, या क्या कहेंगे इसे, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है। अभी जैसे बताया, वे संख्या जिनका उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 1 हो या जिनका मासा 1 हो, वो सभी संख्या क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं। अब इन संख्याओं से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको करा देता हूं, इससे रिलेटेड अभी जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा देता हूं। इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा, जिनका जवाब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि उनका क्या जवाब आएगा। तो मैं अभी कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, मैं 1-2 उनको सॉल्व भी करवा दूंगा, बाकी आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा। साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने अभी तक पढ़ाया होगा वो आप सबकी समझ में आया होगा, और आपने नोट भी किया होगा जरूरत के हिसाब से। जिसको याद नहीं है, जिसने 9th क्लास में वो सही से नहीं पढ़ पाया ये सारी चीजें, तो वो नोट भी कर ले, जिससे कि आगे आपको याद कर सकें। और जिनको पहले से इनके नोट्स हैं या फिर जो इन्होंने 9th में पढ़ा है, वो आप यहाँ से पढ़ के अपना रिवाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी तक जो लगाया आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं आगे आपको क्वेश्चन देता हूँ। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से सह अभाज्य संख्याएं पहचानिए। पहला सवाल, अब मैं कुछ सवाल देता हूं। जैसे पहला सवाल है, ऐसे देते हैं 12 और 35। नंबर 2 है 16 और 27। नंबर 3 है 24 और 35 ले लेते हैं, या 45 ले लेते हैं। नंबर 4 है, नंबर 4 लेते हैं आपको 125, ये ले लिया। और 5वां ले लेते हैं आपको 39, ये ले लिया। और एक सवाल और देते हैं आपको, इसके बाद देंगे, एक सवाल और देते हैं आपको
छठवां, ये आपको स्वयं छांटना है। इसमें से मैं 1-2 करा दूंगा, बाकी आपको ये 2-3 सवाल हैं वो आप स्वयं छांट के और उनके आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दें। और मैं आपको ये सवाल देता हूँ। ये सवाल है कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में से दो संख्या लिखो जो सह अभाज्य संख्या भी हो। अभाज्य संख्या हो। सवाल है 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में से दो संख्याएं लिखो जो सहअभाज्य संख्याएं हो। और इसके अलावा ये संख्याएं, इनमें से हमें छांटनी है कि हमारी संख्या अभाज्य संख्या, वो सहअभाज्य संख्या है या नहीं। जैसे पहला है, एक और मैं बता देता हूं आपको, एक संख्या और है, मैं लिखता हूं आपको। और 51। तो पहला संख्या है 12 और 35। 12 को लिखेंगे, 12 के फैक्टर्स हमें प्राइम फैक्टर्स लेने, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3। और 35 के गुणनखंड क्या होंगे? 35 के होंगे 5 × 7, यानी कि 5 गुणे 7। इनका हम एक और ले लेते हैं क्योंकि इनका एक। अब इन दो संख्याओं में, दोनों में से हमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलती है सिवाय एक के। और हमारे सहअभाज्य संख्या भी कहती है जिनका उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड एक हो या HCF एक हो, वो क्या होती है? हमारी सहअभाज्य संख्या होती है। तो ये हमारी सहअभाज्य संख्या होगी, बिल्कुल होगी। दूसरा हमारा नंबर है 16 और 27, यानी कि 16 और 27। 16 के होंगे हमारे अभाज्य गुणनखंड और 27 के होंगे। क्या इन दोनों संख्याओं में किसी के फैक्टर्स में कोई कॉमन है? नहीं है। तो इनका भी HCF कितना होगा? 1 होगा। क्या ये हमारी सहअभाज्य संख्या होगी? बिल्कुल होगी। ये दोनों सॉल्व हो गए। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको एक और सवाल दिया है, आपको यहाँ पर सिक्सवां, यानी कि 17 और 51। अब इनके हम करेंगे फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 17 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। तो इसके तो फैक्टर्स होंगे, इसके दो ही फैक्टर होंगे, 1 × 17, यानी कि 1 × 17। और 51 के क्या होंगे? 51 के होंगे 1 × 3 × 17। अब इन दो संख्याओं में देखेंगे क्या हमें एक के अलावा कोई और ऐसा कोई नंबर है जो इनमें कॉमन है? बिल्कुल है। क्या कॉमन है हमारा? 17 कॉमन है इन दोनों में। अब जब, जैसे कि हमारी सहअभाज्य संख्या का है सिर्फ HCF एक ही होना चाहिए, तभी वो सहअभाज्य संख्या है, अन्यथा वो सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब जैसे कि हमारे इसमें दो फैक्टर है, इसके दो HCF आ गया हमारा 17। 1 × 17, यानी कि 17 आ गया हमारा HCF। और जिसका HCF एक नहीं है और दूसरी कोई संख्या है, तो वो हमारी सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। तो मतलब ये दोनों संख्या क्या सहअभाज्य संख्या होंगी? कि बिल्कुल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि इनका जो HCF है या उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक नहीं है, 17 भी है। क्या है? 17। तो ये संख्या क्या होंगी? ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। इसी प्रकार हमारे ये 3 सवाल हैं, हमारे ये 4 सवाल हैं। ये आपके लिए है होमवर्क। ये क्या है हमारे लिए? ये हमारे लिए है, आपके लिए है होमवर्क। अब इन सवालों को आप सॉल्व कीजिएगा, इनके गुणनखंड करके, और जैसे भी आप करें इन्हें चेक कीजिएगा और हमारे कमेंट सेक्शन में आप जाकर इनके आंसर टाइप कीजिएगा। इसके अलावा भी आज, जैसे कि आज ये पहली वीडियो थी, तो मैं आज अपनी वीडियो यहीं तक रखूंगा। इसके अलावा जिस चैप्टर में जो आगे होंगे, आगे की इसके एक्सरसाइज वगैरह भी होंगी, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा मैं
हम आज की सेशन को यहीं पर रुकते हैं। मैं अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँ तो मैंने सोचा है कि जैसे आज मैंने ये पहली वीडियो बनाई है तो हमने पहला चैप्टर कवर किया जो आगे जो आने वाले हैं 10th में उनके लिए। लेकिन अभी अभी आप जस्ट हमारे 10th के बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, उनके लिए मैंने सोचा है कि मैं अपने चैनल पर जो अनसॉल्व पेपर हैं, उन PYQ जो पेपर्स हैं अनसॉल्व, उन्हें अपने चैनल पर रोज एक PYQ सॉल्व करवाऊंगा। PYQ यानी कि एक अनसॉल्व पेपर पूरा सॉल्व करवाऊंगा रोज एक, और एक वीडियो डालूंगा आपके लिए, जिससे कि आप अपने जो एग्जाम जिनके एग्जाम भी आने वाले हैं वो उन वीडियो को देखकर अपने सभी कॉन्सेप्ट जो उनके जो पुराने चैप्टर्स के हैं उन्हें रिवाइज कर सकें और उन्हें क्लियर कर सकें, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं उनके लिए एक रोज एक PYQ का सॉल्यूशन करवा के और यहाँ पर डाला करूंगा आपके चैनल पर। आप उन्हें देख के आप अपना जो चैप्टर है वो रिवाइज भी कर सकते हैं। और हमारे जो आज हमने जो पहली वीडियो बनाई है इसमें कोई भी गलती हुई हो या मिस्टेक हुई हो जो कि मुझसे छूट रह हो गई हो या मुझसे छूट गई हो कोई चीज़, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे कि हम आने वाली जो अपनी वीडियो है उसमें कोई ऐसी गलती ना करें। और भी कुछ आपको जानकारी, कोई डाउट हो आपको किसी चीज़ के बारे में या कोई मैथ में कोई भी डाउट हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा जिससे कि आपको वो जवाब, आपको कमेंट सेक्शन में आपको वो जवाब दे सकूं। और इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और इसके अलावा जो अगली जो वीडियो होगी अगले उसमें आगे इस जो चैप्टर से रिलेटेड आगे की जानकारी देंगे और उसकी एक्सरसाइज वगैरह भी कराएंगे। पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवाया करेंगे और कुछ होमवर्क भी दिया करेंगे, जिससे कि आपका वो जो यहाँ तक जो आप पूरे वीडियो में जो सीखे हैं उसका जो आप अपने घर अपने आप स्वयं सॉल्व करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा आपने कितना सीखा है और कितना अभी और सीखना है आपको। इसलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।